हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं अगली टॉपिक्स को। और अब एग्रीकल्चर के रिलेटेड टॉपिक्स आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सेंसस। जिस लाइक जो सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है टू एस्टिमेट द नेशनल पॉपुलेशन एंड वेरियस डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। एग्रीकल्चरल सेंसस जो है दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो बताता है कि एग्रीकल्चर होल्डिंग्स कितनी हैं, साइज क्या है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैंड यूज किस तरह से हो रहा है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, सो ये सब डेटा जो है दैट इज कलेक्टेड थ्रू एग्रीकल्चर सेंसस। हर 5 साल में एक बार होता है ये। सो पहला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। और सेकंड जो है, द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1970 एंड 1971, दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब धीरे धीरे डिजिटाइजेशन जो लैंड रिकॉर्ड्स की है वो बढ़ रही है। और जुलाई 2022 में नेक्स्ट जो सेंसस है वो लॉन्च किया गया था। और इससे जो डेटा है दैट वुड बी, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये पहली बार एक डिजिटल सेंसस था, यानी कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स वगैरह इन सब का यूज़ किया गया था टू गेज एंड टू कलेक्ट द डेटा। ओके, सो आंसर वुड बी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइसेस हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years। जी हाँ, अगर आप सर के जो सॉल्यूशंस हैं उसके लास्ट के कुछ पेजेस देखेंगे, वहाँ पे काफी सारे ट्रेंड्स दिए गए हैं। और उन ट्रेंड से क्लियर है कि एग्रीकल्चरल जीवीए जो है एट कांस्टेंट प्राइसेस दैट हैज स्टेडीली इंक्रीज ओवर लास्ट 5 years। ठीक है, इस तरह के स्टेटिस्टिक्स ग्राफ्स आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए। दे माइट आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रेंड्स। और जनरली जो ट्रेंड है ना, वो स्टेडीली इंक्रीज वाला नहीं होता है। ये वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स है जहाँ पे स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है। सेकंड इज हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन हैज सरपास फूड ग्रेड प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली इन द लास्ट 10 years, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। हमारी जो पिछले साल की जो प्रोडक्शन थी उसमें हॉर्टिकल्चर की अराउंड 342 मिलियन टन्स थी। और फूड की जो थी दैट वाज क्लोज टू 316 मिलियन टन्स। ठीक है। सो यानी कि ओवरऑल हमारा हॉर्टिकल्चर जो है दैट हैज बीन ओवर आउट परफॉर्मिंग द फूड ग्रेन एंड सीरियल सेक्शन। ठीक है, सो आंसर वुड बी सी। सिलेक्ट द करेक्ट कोड अरेंजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है राइस, उसके बाद आता है व्हीट, उसके बाद कोर्स ग्रेन में आता है मिलेट, ओके, रागी एटसेट्रा। उसके बाद आती है पल्सेस। सो ये एक और ट्रेंड है जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीकल्चरल ट्रेड के रिलेटेड है। देखिए, इसके अगेन सोल्यूशन से और करंट अफेयर्स के जो आपके नोट्स हैं वहां से आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। फर्स्ट इज इंडियाज एग्रीकल्चरल ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली बीन इन सरप्लस इन द लास्ट 5 years। जी हाँ, इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर। ओके, हम नेट एक्सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years। देखिए, कोई भी एक्सपोर्ट होता है उसके दो पहलू होते हैं। वन इज बाय वॉल्यूम कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन अनदर इज बाय वैल्यू कि हम कितने का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम 100 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और वही हम हो सकता है 50 मिलियन टन किसी और प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हो। सो लेट्स अज्यूम कि हम कॉटन का जो है 100 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमें 100 करोड़ का बिक रहा है। एट द सेम टाइम हम कॉफ़ी का लेट से 10 टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमें 100 करोड़ का मिल रहा है। सो वैल्यू और वॉल्यूम अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग जूट। जूट जिससे बोरी वगैरह बनती है, अब तो नेचुरल फाइबर्स और पेपर वगैरह भी बनते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बात की जा रही है कि लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ जूट कौन है। लार्जर एक्सपोर्टर बांग्लादेश है, जी, बल्कि जबकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है दैट इज आवर वेरी ओन इंडिया। ठीक है। हम एक डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़े हैं, इसलिए हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज इंडिया, देन बांग्लादेश, देन चाइना, देन थाईलैंड एटसेट्रा। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश। इंडिया में कहाँ का प्रोड्यूस हो रहा है? देखिए, ये बांग्लादेश के अराउंड जो स्टेट्स है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड यू मस्ट ऑल्सो रिवाइज की जूट के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस प्लस इंडस्ट्री कहाँ कहाँ हो रही है, ये चीजें भी आपको रिवाइज करनी चाहिए। सो आंसर वुड बी सी। ओके,
Let's see next question. First statement है National Jute Board has been constituted under an act in Parliament to promote jute production and its product. ये सही है. Government mandates packaging of commodities in jute packaging materials through Jute Packaging Act of 1987. This is also correct. Answer is C. Government of India basically promote करती है जूट की प्रोडक्शन और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इन जूट, क्योंकि हमारा एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी ज्यादा है. वी डोंट हैव टू इंपोर्ट स्टफ एंड इट इज एनवायरमेंटली हेल्दी एज वेल. ओके, सो एज पर द ऑर्डर 2021-22 का जो था, 100% जो फूड ग्रेन्स है दैट वुड बी पैक्ड इन जूट ओनली एंड 20% ऑफ शुगर वुड बी पैक्ड इन जूट. ओके, आई डोंट थिंक दे लास्ट, बट आपको एक ब्रीफली पता होना चाहिए कि जूट का रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसी है. ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें विच इज रिगार्डिंग एमएसपी. एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इट इज अ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसका पर्पस ये है कि जो फार्मर्स हैं उनको एक मिनिमम प्राइस मिले अपने प्रोड्यूस के लिए, सो दैट देयर इनकम कैन इंक्रीज. देखिए, जब मार्केट में फार्मर्स को अच्छा दाम मिलेगा तो फार्मर्स विल अर्न गुड प्रॉफिट्स. बट देर आर टाइम्स जब हम देखते हैं कि प्राइसेस काफी गिर जाती हैं और उसके कारण फार्मर्स को अपनी जो प्रोड्यूस है वो काफी कम रेट्स पे बेचनी पड़ती है. तो इस केस में गवर्नमेंट तकरीबन तकरीबन 22 क्रॉप्स के लिए एक एमएसपी निकालती है, जिसपे अगर कोई मार्केट में नहीं खरीदता तो गवर्नमेंट उस रेट पे खरीद लेगी. ओके, सो अब ये डिसाइड कौन करता है? दिस इज डिसाइडेड बाय CACP, विच इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से फैक्टर्स हैं विच आर टेकन इनटू अकाउंट बाय CACP फॉर रिकमेंडिंग एमएसपी. सी, डिमांड एंड सप्लाई. क्यों? क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा प्राइसेस कितनी है. प्राइस ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट्स, ये भी सही है. टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर. देखिए, ये हो सकता है कि कुछ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ क्रॉप्स गई हों, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्या रेट्स चल रहे हैं. ठीक है, कितनी क्रॉप्स एक्स्ट्रा बचेगी उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाने के बाद. फॉर एग्जांपल लेट्स से लेज ने पोटैटो क्रॉप जो है वो फार्मर से किसी एक पर्टिकुलर एरिया के खरीद ली है, कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली है. सो वो कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेड क्या है बिटवीन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, यानी कि डिफरेंट क्रॉप्स के राइस और व्हीट के बीच में कितना डिफरेंस है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फार्मर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है. इसके हम आगे देखेंगे. दिस इज डिवाइडेड इनटू A2 प्लस FL प्लस और एक और है C2. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सब देखेंगे. लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट्स. सी, एमएसपी जब अगर फार्मर से आप एक मिनिमम रेट पे खरीदेंगे तो वो बेचेंगे भी एक मिनिमम रेट पे, जिसके कारण देयर इज अ राइज ऑफ इन्फ्लेशन, पोटेंशियल राइज ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, सो ये तीनों फैक्टर्स हैं. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कंसीडर करती है गवर्नमेंट. कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या प्राइस होगा, जनरल प्राइस राइज क्या होगा, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है. ठीक है, और सब्सिडी आप कितनी दे रहे हैं उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा. देखिए, एमएसपी के थ्रू आप जिस क्रॉप को एमएसपी देंगे उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. ठीक है, सो एमएसपी प्रोवाइड करने के थ्रू आप लोग गवर्नमेंट कैन ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल पल्सेस वगैरह को अगर हम एमएसपी के थ्रू सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस होंगी. ऑयल को अगर हम एमएसपी में लाएंगे तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा, जिसका हम मेजोरिटी ऑफ द पाम ऑयल और द ऑयल दैट वी कंज्यूम इज बीइंग इंपोर्टेड. ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स हैं. आंसर इज डी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एमएसपी व्हिच इज एट 50% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दिस कॉस्ट इंक्लूड्स. देखिए, तो प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं जो हमने पहले भी आपको मेंशन किया था. A2 व्हिच इज एवरेज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पेड आउट. ठीक है, यानी कि कितने एक्सपेंसेस फार्मर ने किए फॉर लेट्स से इनपुट सीड्स वगैरह लेने के लिए, फर्टिलाइजर लेने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए. ठीक है, कोई इक्विपमेंट रेंट पे लिया है, ट्रैक्टर रेंट पे लिया है उसके लिए, लेबरर्स अगर हायर किए हैं उनकी कॉस्ट जो है. ठीक है, यानी कि दिस इज एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट. सेकेंड इज A2 प्लस FL. इसमें ये A2 के सारे एलिमेंट्स तो आते ही हैं. इसके बाद आता है फैमिली लेबर का इम्प्यूटेड कॉस्ट, यानी कि अगर फार्मर की फैमिली उसमें इन्वॉल्व है
तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि अगर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं रहते तो फार्मर को कितना एक्स्ट्रा लेबर के लिए पे करना पड़ता। ठीक है, और वो ही फैमिली मेंबर्स बाहर जाके काम भी कर सकते थे, तो वो एक सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, थर्ड इज C2 विच इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। इसमें A2 प्लस FL तो है ही है, प्लस रेंटल यील्ड जो पोटेंशियल है, यानी कि अगर आप लैंड को किसी और काम के लिए लाते तो क्या क्या आपको पैसा आ सकता था, प्लस इंटरेस्ट फॉर गोन। ठीक है, आपने लैंड के ऊपर कोई अगर इंटरेस्ट लिया है या फिर उससे कोई रेंट आता आपको, अगर आप किसी काम के लिए यूज करते, वो भी इसमें कैलकुलेट हम एडिशन करते हैं। और ये जो एक ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये वेरिएबल है, यानी कि एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा। अगर एक सिटी के पास में एरिया होगा तो वहां पे ये कॉस्ट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एरिया विच इज प्रोमिनेंटली रूरल इन नेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर हम देखें, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स MSP विच इज एट 50% ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, गवर्नमेंट जो MSP अपना करता है दैट इज 50% ओवर A2 प्लस FL। ये आपको याद रखना जरूरी है। दे कैन आस्क क्योंकि गवर्नमेंट क्या कॉस्ट किस पे A2 पे करता है, A2 प्लस FL पे करता है, 50% ऑफ A2 पे करता है, किस पे करता है। सो दैट इज A2 प्लस FL। स्टेटमेंट अगर हम देखें, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट ऑन रेंटल्स एंड एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट ऑन रेंटल्स, हाँ, क्योंकि A2 प्लस FL का पार्ट है। रेंटल्स फॉरगोन ऑन ओन लैंड, दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि ये C2 का पार्ट है और C2 हम कंसिडर नहीं कर रहे। डिप्रिसिएशन ऑन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, ये भी A2 का पार्ट है। एक्चुअल स्टोरेज कॉस्ट पोस्ट हार्वेस्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड। सो स्टेटमेंट वुड बी डी। ओके, राइट आंसर वुड बी डी। Next question says, consider the following statement regarding procurement of minor forest produce at minimum support price. See, minor forest produce basically वो produce है which is mostly gathered by people who are living in forest. For example, तेंदू पत्ता, जिससे तेंदू लीव्स बनते हैं, जिससे बीड़ी वगैरह ये सब चीजें बनती हैं, दैट इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो MSP वगैरह सेटअप करने का जो क्राइटेरिया है या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है दैट इज समवॉट डिफरेंट। ये मेनली आता है ट्राइफेड के अंदर, ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और ये सेंट्रल नोडल अथॉरिटी होती है। ठीक है, उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है दैट इज रिवाइज्ड एवरी थ्री ईयर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, सो अब स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, पहला, द MSP इज रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 3 years बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दिस इज करेक्ट। The MSP declared by Government of India acts as the referent MSP and states have the freedom to change it. See, this is true for MSP for any crop. Government of India जो MSP डिक्लेयर करती है दैट इज अ रेफरेंस MSP। हर एक स्टेट के पास अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, अपने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, अपने इकोनॉमिक बजट के अकॉर्डिंग दे कैन ऑलवेज चेंज द MSP। थर्ड इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइफेड एक्ट्स एज द नोडल authority. This is also correct and answer would be D. Regarding Model Agricultural Land Leasing Act of 2016, see, land leasing acts जो हैं they have been under government agenda since the time of independence. पहले जो लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी कि लैंड रिफॉर्म्स जो थे उनका एक सेंट्रल एलिमेंट था कि लैंड लीजिंग भी होनी चाहिए। लैंड लीजिंग का मतलब ये है कि सपोज आई ओन सम पीस ऑफ लैंड, आई शुड बी ऑफिशियली बी एबल टू लीज इट टू सम अदर फार्मर। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उस लैंड को यूज करेगा। इससे क्या होगा कि एक तो लैंड की कंसोलिडेशन होगी। ठीक है, कंसोलिडेशन इसलिए होगी क्योंकि अगर मैं कोई लैंड यूज नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास छोटा सा एक पैच ऑफ लैंड है, वो मेरे साथ वाला जो फार्मर है उसको लीज करके ही वुड बी एबल टू प्लो इट। ठीक है, सेकेंडली, अगर कोई टेनेंट उस लैंड को ऑफिशियली लीज कर पाएगा तो ही वुड बी एबल टू गेट लोन्स फॉर दैट लैंड एज वेल, जिससे वो एक बेटर इनपुट देगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, इनमें हमें ये हेल्प करेगा, क्यों? क्योंकि लैंड कंसोलिडेशन होगी। ओके, सो स्टेटमेंट देखते हैं। The Model Act allows consolidation of farmland. This is correct. The duration of lease and the consideration amount is regulated by the government. देखिए, ये जो ड्यूरेशन ऑफ लीज है या कितना अमाउंट होगा वो
लैंड के एक्ट के अकॉर्डिंग ओनर और जो टेनेंट है उनके बीच में डिसाइड होगा, यानी कि जो आपस में डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट कोई डिसाइड नहीं करेगी। थर्ड इज द मॉडल एक्ट डज नॉट अलाउ लीजिंग ऑफ लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री पर्पज, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज अलाउड। सो आंसर हियर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ई नैम जो है वो एपीएमसीज को सॉर्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया इंटीग्रेट करने के लिए एक इनिशिएटिव है, जिसमें फार्मर जो है वो उसको अपनी जो लोकल एपीएमसी मंडी है वहां पे ले जाएगा, वहां पे वो ऑनलाइन प्रोड्यूस को रजिस्टर करेगा और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया कोई भी उसको बोली लगा के खरीद सकता है। ठीक है, सो इसका फायदा ये होगा, एक तो फार्मर की रीच बढ़ेगी, बेटर प्राइस मिलेगी, बेटर यूनिफॉर्मिटी आ सकती है प्राइसेस में, कि पूरे इंडिया में किसी चीज की एक ही प्राइस होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके मुंबई की मंडी में ये प्राइस चल रहा है, जम्मू की मंडी में ये प्राइस चल रहा है, सो इसी प्राइस पे हम खरीदेंगे। अगर कहीं ज्यादा सस्ता होगा तो वो वहां से खरीद देगा। ओके, फिर वेयर हाउसिंग वगैरह में ईज हो जाएगा, डिजिटली आप ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। सो स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, it will ensure one nation one price of agricultural commodities for it will ensure one nation one price for agricultural commodities for the consumer, this is incorrect। one nation one price नहीं हो पाएगा इससे। प्राइस आप सेम भी कर दें तो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस ऊपर आ जाएंगे, सो ये कहीं भी इसका इंश्योर नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, फार्मर्स कैन सेल देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थ्रू ई-नैम सिटिंग एट देयर होम, दिस इज इनकरेक्ट। हमने देखा कि मंडी में आपको अभी भी जाना पड़ेगा। ठीक है, सो आंसर इज डी। ऑर्गेनिक फूड्स के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फूड्स वो फूड्स हैं वेयर वी डोंट यूज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अगर हमें फर्टिलाइजर्स खाद डालनी भी है तो वी यूज फर्टिलाइजर्स लाइक काउ डंग, मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, ऑल दीज थिंग्स। लेट्स सी नेक्स्ट द स्टेटमेंट्स। regulates organic foods in India, this is correct। any food to be sold as organic in India must be certified through national program for organic production, this is incorrect। सर्टिफिकेशन के लिए एफएसएसएआई के अंडर दो बॉडीज आती हैं, एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और सेकंड इज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम इंडिया। एनपीओपी जो है दैट इज फॉर एक्सपोर्ट्स, कि आप जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको एनपीओपी की सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। डोमेस्टिक मार्केट के लिए पीजीएस इंडिया की चाहिए होगी। ठीक है, और फर्क क्या है, यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन आता है, यहाँ पे आपको एनपीओपी के अंडर आपको एक्सपर्ट्स या फिर लैब्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स भेजने पड़ते हैं। थर्ड इज जैविक भारत इज अ लोगो डेवलप्ड बाय एफएसएसएआई फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो आंसर हियर वुड बी 1 and 3, दैट इज सी। केवी केस के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कृषि विज्ञान केंद्र are completely financed by government of India, this is correct। 100% जो है that is it is being financed by government of India। Second, KVKs are financed jointly by government of India and state governments, ये गलत है। KVKs work as knowledge resource center of agricultural technologies to make it available to farmers। देखिए KVKs का बेसिकली पर्पज ये है, दे इंटीग्रेट एकेडमिया या फिर जो रिसर्च विद फार्मर्स। ठीक है, केवीकेस यहाँ पे बीच में आते हैं, विच मेक फार्मर्स अवेयर अबाउट द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, द डिजीजेस एंड देयर क्यूर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज केवीकेस प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट टू मेक इट अवेलेबल टू फार्मर्स, क्वाइट ऑब्वियस, एंड आंसर वुड बी 1, 3 and 4। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फार्मर्स की एक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह आप ले लीजिए, जहाँ पे फार्मर्स मिलके आते हैं और दे बार्गेन एज अ ग्रुप, दे वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन एंड दैट इज एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग द इम्पेडिमेंट्स टू द ग्रोथ ऑफ फार्मर्स। ठीक है, सो फर्स्ट इज इट कैन बी अ कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लीगल एंटिटी, दिस इज करेक्ट। इट शुड प्रोवाइड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट टू फार्मर, दिस इज आल्सो करेक्ट। ओनरशिप कंट्रोल इज ऑलवेज विद द फार्मर्स, यस, ओनरशिप फार्मर्स का कभी नहीं जाता। फार्मर्स आर द ओनर बट दे पूल देयर रिसोर्सेज सो दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर। NABARD is providing support to farmers, support for promotion of activities, this is also correct, and answer is D।